हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे का प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब चेन्नई में रहते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेखक हैं और एमजीआर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं चेन्नई में। और हफ्ते में एक बार एक प्रोग्राम, बहुत ही अहम ये प्रोग्राम है हमारे यहाँ मीडिया स्टार वर्ल्ड, हर फ्राइडे को आपके सामने लेकर के आता है। सैयद अली मुश्तबा साहब इस भारत के पड़ोस के तमाम मुल्कों की अहम खबरों पर नजर रखते हैं और इस प्रोग्राम में हम उन पर चर्चा करते हैं। अफगानिस्तान की बात होगी। अफगानिस्तान के सिलसिले में ट्रंप ने पिछले दिनों कहा था कि जो हथियार जो बाइडेन के जमाने में वहां छोड़े गए थे वो हम वापस लेंगे। उस पर कोई आगे बड़ी खबर है, वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर की है। उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ रिश्तों पर भी हम बात करेंगे और उस सिलसिले में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कुछ बातें की हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान रिश्तों के सिलसिले में, और उसके बाद में कुछ टेररिज्म के सिलसिले में पाकिस्तान के लिए एक भारत ने कोई एक बहुत ही अहम बयान दिया है, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा हम जाएंगे बांग्लादेश, और बांग्लादेश में और बांग्लादेश और इंडिया के रिश्ते कुछ खट्टे मीठे चल रहे हैं। आपको मालूम है, जब से शेख हसीना की हुकूमत गिरी है तब से मामला सीधे पटरी पर नजर नहीं आ रहे। उधर श्रीलंका से खबर है कि मोदी जी डिफेंस डील करके आए थे, उसमें फिर कुछ लड़खड़ा गया है मामला। जो भारत के साथ सौदा किया था वो श्रीलंका ने इजराइल से कुछ चीजें खरीदी हैं, उस पर हम बात करेंगे। और फिर कोशिश करेंगे, चीन ने मानसरोवर तीर्थ यात्रियों के लिए रास्ता खोल दिया है। ये खबर बहुत लोगों के लिए काफी अहम होगी क्योंकि कई साल के बाद ये रास्ता खुला है। जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले, वो जो ट्रंप को एक ऐतराज था कि ये हथियार भी छोड़ करके आ गए, ये हथियार तो हमें चाहिए। कभी वो बगराम एयर बेस को कहते हैं कि वो हमें ही चाहिए। क्या कुछ हो रहा है वहां? वॉशिंगटन पोस्ट से जो खबर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्या कुछ है? जी जी, काजी साहब, मेरे सामाइन को मेरा आदाब, सत्य श्री अकाल और सलाम वालेकुम। आज जो है वो खबर का या अपने चर्चा का आगाज जो है हम वो वॉशिंगटन पोस्ट के खबर से जो है वो कर रहे हैं। वो वॉशिंगटन पोस्ट में खबर शाया हुआ है जो कि वो कहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है हमारी, और उनके रिपोर्टर वगैरह जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर घूमे थे और वहां से ये स्टोरी लेके आए हैं। उस स्टोरी का जो सिंपल टर्म ये है कि उनका कहना है, स्टोरी का कहना है जो वॉशिंगटन पोस्ट में, कि अफगानिस्तान से जो अमेरिकन हथियार वहां छोड़ के आए थे उसको जो है वो स्मगल किया जा रहा है, क्योंकि वहां पैसों का अभाव है। लोग जो है जो मिल जाता है उसको, एक बार याद होगा कि वहां कालीन जो है वो स्मगल हो रहा था। तो अब ये लेके आ रहे हैं कि ये जो है ये हथियार जो है ये यहाँ से अमेरिकन हथियार जो है ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो ग्रुप है जो कि बहुत ज्यादा अभी उत्पात मचाए हुए है खैबर पख्तूनख्वा में और वहां पे आपके बलूचिस्तान में, तो ये वही जो है वो हथियार जो है वो वहां से स्मगल हो रहा है और ये इन्हीं के पास है। उन्होंने बताया भी है कि इनके पास जो है वो क्या क्या हथियार हैं, ये भी उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में बताया है। और ये सब बताया कि ये यूएस जो मिलिट्री प्रेजेंस था 2001 से लेकर के 2020 तक, वहां पे ये जो है वेपन जो है ये यूएस ने प्रोवाइड किए थे अफगानिस्तान को। और ये जो है वहां पे उनके बाइनोकुलर्स हैं और असॉल्ट राइफल है, मशीन गन है, नाइट विजन गॉगल्स हैं। ये सब चीजें जो हैं ये वहां पे जो है ये टीटीपी के फाइटर को मिल गई हैं, वो स्मगल हो गई हैं और आ गई हैं। तो अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो जो एमिरेट्स के जो लोग हैं, मतलब जो तालिबान है, हमीदुल्लाह फितरत, वो डिप्टी स्पोक्समैन है मतलब एमिरेट्स के, उन्होंने इस बात का खंडन किया है और उनका कहना यह है कि जो भी अमेरिका ने जो मतलब जो वेपन्स यहाँ छोड़े थे वो सारे वेपन्स जो है वो तालिबान के सुरक्षा में है, उनके कब्जे में है। और कोई भी वेपन जो है जो यहाँ अमेरिका के वेपन आए थे अफगानिस्तान के सोयल में, उसकी कोई स्मगलिंग वगैरह नहीं हुई, इसकी खंडन की है। उसके ऊपर उन्होंने दूसरी बात कही है जो कि बहुत गौरतलब है, वो ये कि ये वेपन अमेरिका जो है वो पहले पाकिस्तान लेके आया था।
2001 से लेके 2020 तक उसकी लैंडिंग वो वेपन की पहले पाकिस्तान में होती थी, और पाकिस्तान से जो है वो फिर उसको ट्रक के जरिया जो है वो लेके जाते थे अफगानिस्तान। तो हो सकता है कि कुछ वेपन जो है उन लोगों के जो हैंडलर्स थे, सहूलतकार थे, उन्होंने उतार लिए होंगे। अरे 10,000 वेपन है, अगर 2-4 वेपन हटा भी लिए तो वो वही वेपन जो है वो घूम रहे हैं अभी, मतलब अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, और जो तहरीक इंसाफ के पार्टी के हैं। तो हमारे यहाँ से कोई स्मगलिंग नहीं हो रही है, वो पाकिस्तान में है। अब इसमें एक और बात मैं अपनी एनालिसिस आपको बता रहा हूँ कि ये पूरा खैबर पख्तूनख्वा का जो एरिया है ये आर्म्स फ्री एरिया है। यहाँ पे हर आदमी जो आर्म्स चाहेगा वो लेके घूम सकता है। और यहाँ पे मैंने बहुत पहले एक स्टोरी की थी, यहाँ पे आर्म्स बाजार लगता है जिसमें वो एक सऊदी प्रिंस है, नाम भूल रहा हूँ उनका, वो सलमान नहीं है, वो एक और है, वो भी बड़े तीसमार खान है, वो वहां पहुंचे हुए थे खैबर पख्तूनख्वा में। तो वहां तो बाकायदा दुकानें हैं, बाजार है, जहाँ पे अमेरिका का लेटेस्ट वेपन जो अभी अमेरिकन मार्केट में आया है या उनके फौज ने उसको, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, डुप्लीकेट मैन्युफैक्चरिंग वहां हो रही है। और वो तो इंटरनेशनल आर्म्स बाजार है जहां से खुलेआम जो आतंकवादी है वहां से आर्म्स खरीदते हैं और पूरी दुनिया में सप्लाई वहां से हो रहा है। और इनके निशानेबाजी के लिए उन्होंने जगह बनाए हुए हैं जहां पर टारगेट करके आप उस आर्म्स को मतलब यूज करके देख सकते हैं कि हाँ वहां टारगेट बने हुए हैं। और वो जो सऊदी प्रिंस है, मैं नाम भूल रहा हूँ, बहुत फेमस आदमी है, हाँ, वो वहां जा करके वो AK-47 और ये वो क्या क्या चीजें जो है वहां बिल्कुल टारगेट बना हुआ है, मतलब सुरक्षित की, जहां पे आप टेस्टिंग के लिए जी। तो ये किस्से में जो ये किस्सा आ गया। अब ये इन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन किया है, कैसे इन्होंने ये समझा कि ये जो, क्योंकि ये बहुत ग्रे एरिया है, ये पूरा खैबर पख्तूनख्वा नहीं, आज से नहीं, कब जमाने से वहां कोई रोक नहीं सकता है कि कोई आदमी, वहां हर आदमी जो है, जो तालिबान है भी नहीं है, तालिबान नहीं भी है, तो जैसे हमारे यहाँ गांव में लोग जो है डंडा लेके घूमते हैं, वहां एक राइफल लेके घूमता है वहां लोग। मैं आपको बीच में थोड़ा सा बता दूं कि कई मुल्क ऐसे हैं जहां हथियारों पर लाइसेंस नहीं है। खुद अमेरिका में नहीं है, वहां बच्चा बंदूक लेकर के जाता है, अपने साथी बच्चों पर गोली चला देता है, कितने वाकयात होते हैं। अब इराक में मैंने 2003 में जंग कवर की थी, वहां सद्दाम हुसैन के जमाने में कोई लाइसेंस नहीं था, बाकायदा हथियार बाजार की मैंने रिपोर्टिंग की है जदीद बगदाद से। तो ये बहुत से मुल्कों में ऐसा है, लेकिन ये कि बिल्कुल हथियार इतना फ्रीली अगर मिलेगा तो जाहिर है क्राइम ज्यादा बढ़ेगा और आतंकवाद भी बढ़ेगा। जी, अपनी अगली खबर की तरफ चलते हैं। फिर आगे इसमें अगर वो कहते हैं कि हथियार नहीं जा रहे, तो वो शायद उनका अपना सोचना है होगा कि TTP के बारे में पाकिस्तान को अक्सर शिकायत रहती है कि अफगानिस्तान के तालिबान उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में आतंकवाद फैला रहे हैं। अच्छा, अब चलना चाहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सिलसिले में। पाकिस्तान के एम्बेसडर ने अफगानिस्तान में कुछ अहम बात की है, वो क्या कुछ है? जी, ये खबर जो है ये काबुल से आई है, और ये आमिर खान मुत्तकी जो हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके तालिबान के, उन्होंने बात की है उबैदुर रहमान निजामी साहब से, जो कि एक्टिंग एम्बेसडर हैं मतलब पाकिस्तान के काबुल में। और ये मीटिंग जो हुई थी वो उसी हवाले से हुई थी कि जबकि वो बॉर्डर पोस्ट जो है तुखराम बॉर्डर का जो है वो बंद हो गया था, तो उसी सब इसमें उन्होंने डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज के लिए कि किस तरह से हम जो है अपने रिश्ते को बहाल करें, तो उस पर उन्होंने मतलब बहुत सारी बातें हुई। और उसमें एक तो बात ये हुई कि साहब ये पाकिस्तान ने जो प्रेशर डाला है कि TTP जो है वो मतलब वहाँ संरक्षण में है अफगानिस्तान के तालिबान के, तो जब तक आप उनको कंट्रोल नहीं कीजिएगा तब तक जो है हमारे रिश्ते आपसे नहीं बनेंगे। तो ये तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था। अफगानिस्तान का मौक़िफ़ था कि जिन लोगों को आप डिपोर्ट कर रहे हैं अफगानियों को वहां से, उनको आप अच्छी ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, मिस ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और यही प्रोवोकेशन हो रहा है यहाँ हमारे कंट्री में, जो कि एंटी पाकिस्तान यहाँ पे जो फीलिंग है और एंटी पाकिस्तान चीजें जो चल रही हैं, तो उनको उन्होंने कहा कि ये हमारे मतलब जो रेसिप्रोकल या बायलैटरल जो रिलेशनशिप है उसमें यही चीजें जो है वो मतलब ये कि बाधा है या रुकावट है एक दूसरे के इसमें, क्योंकि वो हम भेज रहे हैं और अभी तक जो है लगभग सिर्फ वो एक जगह है जिसमें 40,000 लोग जो हैं वो आ चुके हैं
जिनको फोर्सिबली पाकिस्तान ने 16 दिन के अंदर, इसी 16 दिन के अंदर, वो नंगरहार प्रोविंस है उनका, बिल्कुल नंगरहार, में नंगरहार, तो वहां लोग आ रहे थे। तो यही खबर है, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर पाकिस्तान का कहना है कि आप टेररिज्म को रोकिए, अफगानिस्तान का कहना है कि आप डिपोर्टेशन को जो है वो स्लो कीजिए या उसके शिद्दत को कम कीजिए। तो यही बातें हुई हैं आपस में। इसका कंक्लूजन एक लंबे अरसे से अफगान, वो जब 80s की दहाई में जो रूस की, सोवियत यूनियन की फौजें थी, उसके खिलाफ मुजाहिदीन खड़े किए गए अमेरिका, पाकिस्तान, सऊदी अरब ने। उस जमाने में भी क्लाशिंकोव बहुत आम हो चुकी थी पाकिस्तान में, क्योंकि वहां इस्तेमाल होती थी। पाकिस्तान का ये इलाका जिसके बारे में आपने कहा, इसमें अक्सर हथियारों का मामला रहता है और इसी वजह से वहां आतंकवाद भी है। लेकिन दूसरी तरफ कराची में सारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस अफगान के हाथ में अब भी बताते हैं बहुत बहुत कुछ है, और कई और शहरों में। तो अब ये तेजी से अगर हटाएंगे तो जाहिर है कुछ प्रॉब्लम इधर भी आएंगी, उस तरफ भी आएंगी, और उनको भी अभी सरकार को रिकॉग्निशन नहीं है दुनिया भर से, और अफगान वापस पहुंचेंगे तो उनकी भी जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी। आने वाला वक्त बताएगा क्या कुछ होगा। आगे फिर चलते हैं। ये एस जयशंकर साहब ने भी कुछ कह दिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों के सिलसिले में। क्या कुछ है, और पाकिस्तान के बारे में भी कहा कि हम अपना वक्त खर्च नहीं करना चाहते। एस जयशंकर साहब गुस्से में नजर आते हैं, क्या कुछ है? जी, ये जयशंकर साहब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो गुजरात में एक यूनिवर्सिटी में बातचीत कर रहे थे, और वो असल में जो बातचीत का जो उनका मुद्दा था वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के रिलेशनशिप पे, जिसपे अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसी के ऊपर उन्होंने मतलब अपनी टिप्पणी की है, या इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने रखा है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो एक टाइम, जब वो अमेरिका वहां पे ऑक्यूपेशन में था, मतलब अफगानिस्तान के, तो वो डबल गेम खेल रहा था। वो अमेरिकन को भी फैसिलिटेट कर रहा था अफगानिस्तान में, और तालिबान की तरफ से भी मतलब वो बातचीत कर रहा था। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो दोहा राउंड ऑफ टॉक्स हो रहा था, ये जयशंकर ने नहीं कहा, ये दोहा राउंड ऑफ टॉक्स में मोर देन 500 राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए थे अमेरिकन और अफगान के साथ, जिसमें पाकिस्तान फैसिलिटेटर था। और बंद कमरों में जो है वो पाकिस्तानी नुमाइंदा भी वहां बैठता था, और वो उनसे फैसिलिटेट करके ये कर रहा था। तो जयशंकर का हवाला उसी हद तरफ था कि पाकिस्तान जो है वो मतलब ये कि डबल गेम खेल रहा था। वो तालिबान के साइड में भी था, अमेरिका के साइड में भी था। तो वो खेल जो है वो बंद हो गया जब ये अमेरिकन वहां से मतलब 2021 में जब हट गए। तो अब क्या हुआ है कि जो डबल गेम था अमेरिकन के साइड का, तो वो तो खत्म हो गया। तो अब जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इसीलिए कशीदगी हो गई है कि जो अफगान को जो फैसिलिटीज मिल रहे थे वो अब नहीं मिल रहे हैं, पाकिस्तान को जो मिल रहे थे वो नहीं मिल रहे हैं। तो इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि अब जो है पाकिस्तान जो है वो अपने ही गेम में जो है वो ट्रैप हो गया है, और वो मतलब जो जैसा बोया था उसने वैसा ही वो काटा। वो यही सब बातें उन्होंने कह दी थी। एक जमाने में अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज के नाम पर जब पाकिस्तान दुनिया भर से एक तरह से मदद चाहता था, हमें याद है कि हज के दौरान सऊदी अरब से जो वहां पर कुर्बानियां दी जाती हैं, उस गोश्त को हवाई जहाजों में भर करके पाकिस्तान भेजा जाता था। तो कहा जाता है कि बहुत कुछ पाकिस्तानी खा जाते थे, कुछ अफगानिस्तान पहुंचता था। तो ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान वो क्राइसिस में भी एक तरह से आपदा में क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी उन्हें तलाश करने का बहरहाल की आदत है। जी, आप अपनी बात जारी रखें। जयशंकर ने 2-3 बातें और कही हैं जो कि मतलब सामीन को बतानी चाहिए। वो इंडियन पर्सपेक्टिव है और इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है। एक तो उन्होंने ये कहा कि मतलब 2008 का जो मुंबई अटैक है, अभी तो वो ही चल रहा है ना कि वो तहफुर राना साहब जो है आए हैं अमेरिका से, तो अभी पूरे मीडिया में इधर। तो उन्होंने कहा कि 2008 से जो है वो इंडिया पाकिस्तान का जो डिटोरिएशन इन रिलेशनशिप, बायलैटरल रिलेशनशिप जो हुआ है वो अभी तक संभला नहीं है।
और उसके बाद से जो है जो डिक्टेटोरिएशन था तो वो अभी तक संभला नहीं है, ये उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने अपने गवर्नमेंट की वाहवाही की है कि 2004-14 में जब हम आ गए, मतलब जब बीजेपी सरकार आ गई, तो हमने पाकिस्तान को वार्न कर दिया कि अगर आप कोई आतंकवाद करेंगे तो उसका जवाब हम मुंह तोड़ देंगे। और इसीलिए अब जो है कोई पाकिस्तान की तरफ से, जयशंकर का कहना है कि अब आतंकवाद नहीं हो रहा है। तो आप जान रहे हैं कि कश्मीर में हर दिन आतंकवाद हो रहा है और हर दिन गवर्नमेंट कह रही है कि पाकिस्तानी जो है वहां से हो रहा है, लेकिन जयशंकर साहब कह रहे हैं कि नहीं, नहीं हो रहा है। जो आखिरी बात उन्होंने कही है कि अब इंडिया जो है मोदी सरकार के अंडर में पाकिस्तान को अपनी जगह पर लेकर के आ गया है कि जैसे वो नेपाल को और श्रीलंका को और बांग्लादेश को और मालदीव को ट्रीट कर रहा था, वैसे ही पाकिस्तान को वो ट्रीट करेगा। और इन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया विल नॉट वेस्ट टाइम, इट्स प्रीशियस टाइम इन टॉकिंग टू पाकिस्तान। ये उनका मौके पर, तो ये सब बातें जयशंकर साहब ने मतलब कहीं अपनी बात मतलब। जी तो वाजपेयी जी कहा करते थे कि देखिए हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बात करने में हम अपना कीमती वक्त जाया नहीं करेंगे। तो किस तरह से क्या कुछ होगा ये तो देखिए आने वाला वक्त बताएगा। देखिए बीजेपी कोई भी मौका तो छोड़ती नहीं है कि पाकिस्तान के बहाने, किसी भी बहाने मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ रहे और हिंदुओं को इकट्ठा रखें, अपने वोटर्स को। वो एक उनका अपना वोट पॉलिटिक्स है। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं, पाकिस्तान में भी इमरान खान जेल में है और उनसे मिलने पर भी सियासत हो रही है, कौन मिले कौन ना मिले, आखिर क्या कुछ है वो? जी, अब वो पीटीआई वालों ने जो है वो एक जारी किया है कि वो एक मेंबर उन्होंने बनाया है, पीटीआई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है, उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसकी 5 मेंबर्स की कमेटी है। उसमें 3 लोग जो हैं उनको पॉइंट्समैन बना दिया है। और ये हवाला ये है कि ये कमेटी जो है ये डिसाइड करेगी कि कौन लोग जो है इमरान खान से मिलेंगे। और 2 दिन का उन्होंने एक ट्यूसडे के लिए, एक थर्सडे के लिए तय किया है। और ट्यूसडे की के लिए जो मीटिंग होगी उसके एक दिन पहले वो लिस्ट उनके जेल के अथॉरिटीज को पहुंच जाएंगी। और इन्होंने डायरेक्ट किया है कि ये जेल के अथॉरिटी आप इनको अलाउ कीजिए कि ये लोग जाकर के मिले इमरान खान से। फिर थर्सडे को वो मिले इमरान खान तो से। क्या उसको सरकार ने मान लिया है? क्या इस सजेशन को सरकार ने मान लिया है क्या? सरकार की तरफ से कोई नहीं आया है। यही लोग अपनी मर्जी से कह रहे हैं कि अगर ये जेल में अथॉरिटी अगर हमारी बात को ना मर्जी करेंगे तो हम धरना देंगे, कोर्ट में जाएंगे और वो तरह की बात करेंगे। हो ये रहा होगा कि सरकार के कुछ लोग, सरकार की मर्जी के कुछ लोग वहां जाते होंगे इमरान खान से और जेल की तकलीफें याद दिला करके हो सकता है कुछ कंप्रोमाइजेस कराने की कोशिश हो रही हो। ये एक अंदाजे से मैं कह रहा हूं जी। नहीं, ये चीजें तो वहां शुरू से जब से इमरान खान गए हुए हैं, तो मेरा अपना मानना है कि वो चाहे बाहर रहें चाहे अंदर रहें, उन्हें मिलने जुलने में किसी से कोई, उनके वकील जाते हैं वहां मिलने के लिए, कुछ बिजनेसमैन जाते हैं, कुछ लोग आते हैं, जो चाहता मिल लेता उनका। उनकी तो पूरी एक ऑफिस लगी हुई है वहां जेल के अंदर। तो वो तो मतलब ये है कि सुबह से शाम वो बिजी रहते हैं इसी में। अभी बीच में कुछ हुआ था कि सरकार ने, जो शहबाज शरीफ सरकार ने, उसने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाया था कि ये लोग नहीं जा सकते हैं, जा नहीं सकते हैं। उनकी अपनी फैमिली जो है, उनकी बहनें हैं और जो लोग हैं उनके पार्टी वर्कर लोग हैं, ये तो हर रोज जा रहे हैं, वकील जा रहे हैं और तरह तरह के जो लोग हैं। तो अभी जो है ये हुआ था कि सरकार ने उनके मीटिंग में जो है पाबंदी लगाई थी। अब उसी के बरक्स में ये बात आ गई कि साहब इन्होंने जो है पीटीआई वालों ने एक कमेटी बनाई है, कमेटी में जो है कुछ लोग को बनाया है और वो जो लोग को जाना है वो कमेटी से राब्ता करें और अपना नाम उनके साथ दर्ज करें। ये लोग जो है लिस्ट जो है रिलीज करेंगे और ट्यूसडे और थर्सडे को उनकी मीटिंग होगी, जितना टाइम की मीटिंग है। इन्होंने ये भी कह दिया कि अगर ये गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो, मतलब अगर ये जो जेल के ऑफिशियल है, ये अगर इन लोगों की खिलाफ वर्जी करेंगे, इनको नहीं मिलने देंगे, तो फिर हम जो है वो धरना और मतलब एजिटेशन और कोर्ट इसका रखता है। इसमें लास्ट बात यही कही कि खैबर पख्तूनख्वा से जो भी डेलीगेशन आएगा वो डायरेक्ट मिल सकता है, उसको कमेटी के पास आने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि अभी पीटीआई की सरकार है खैबर पख्तूनख्वा। जी अच्छा, हम चलना चाहेंगे बांग्लादेश और भारत के बीच में क्या कुछ हो रहा है। वहां भी कुछ तनाव की खबरें हैं। यानी भारत के अक्सर बहुत से लोग, विश्लेषक ऐसे हैं जो कहते हैं कि इस सरकार के आने के बाद
पड़ोसी मुल्कों के साथ खास तौर पर भारत के ताल्लुकात उस तरह से अच्छे नहीं रहे जैसे कभी पहले रहते थे। अब ये बांग्लादेश में अभी भी शेख हसीना वाला मामला गर्म है और उसके बीच भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ नरम गरम होता है। ताजा क्या कुछ है? सर, अगर मैं आपको 1 मिनट रोक लूं और पिछली खबर पे ही रहूं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो पिछली खबर हमने कहा था कि इमरान खान और पीटीआई और उनसे मिलने मिलाने की, तो अभी एक डेलीगेशन जो है वो लॉ मेकर्स की अमेरिका से इस्लामाबाद आई थी। और वो जो डेलीगेशन है वो बिजनेस डेलीगेशन था, और वहां पे वो डेलीगेशन ने आर्मी हेडक्वार्टर्स के भी लोगों से मिले और शहबाज शरीफ के गवर्नमेंट के ऑफिशियल से भी मिले और जो पॉलिटिकल पार्टी है उनसे भी मिले, लेकिन इमरान खान की पार्टी से नहीं मिले और इनके कोई जो ऑफिशियल है उससे नहीं मिले। अब यहाँ पे बात ये थी कि देखिए, पाकिस्तान में और पीटीआई में अभी भी आरिफ अलवी साहब जो है वो अमेरिका गए हुए थे और वहां वो सीएनएन पे उनका इंटरव्यू आ रहा था। उन्होंने कहा कि अगर आज आप डेमोक्रेसी का इलेक्शन करा देंगे तो ओवर 90% जो है पाकिस्तान में सपोर्ट जो है वो इमरान खान की और पीटीआई की है। तो अब इतने इंपॉर्टेंट लोग से जो है, इतनी इंपॉर्टेंट पार्टी से अगर यूएस डेलीगेशन नहीं मिलता है तो कुछ तो वजह होगी। अब उसके ऊपर जो है स्पीकर जो है वहां के, मतलब पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं, उनका नाम है एजाज सादिक, उन्होंने इस बात की तशरीह की है और उन्होंने कहा, पहली बात तो कहा कि हम लोगों ने जो है पीटीआई के जो रहनुमा हैं जो इमरान खान से माइनस है उनको हमने डिनर पे बुलाया था, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया डिनर पे बात करने के लिए और वो लोग नहीं आए। उसके बरक्स जो है, जो उनके पीटीआई के जो बैरिस्टर गौहर हैं, गौहर अयूब है, वो उनके टॉप स्पोक्समैन है, उन्होंने कहा कि हमें कोई इस तरह का निमंत्रण नहीं मिला था, हमें कोई इन्विटेशन नहीं मिला था, तो हम कैसे जाते। अब सादिक साहब ने कहा है, जो स्पीकर है, कि वो जो डेलीगेशन आया था वो एक्सप्लोरेशन के लिए, माइंस के एक्सप्लोरेशन के लिए, क्योंकि आपको याद होगा कि हम लोगों ने भी खबर दी थी कि बलूचिस्तान में और सिंध में वो तेल का खजाना मिला है और सोने का खजाना मिला है, क्या क्या खजाना मिला है। तो ये सब जो खदान मिला है इसको एक्सप्लोरेशन करने के लिए ये टीम आई थी। और सादिक साहब का कहना था कि ये टीम ने सीधा कह दिया था कि हम इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान में हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कि इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो अमेरिका से बाहर है। अब ये एनालिसिस यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान में हर पीटीआई का जो बंदा है वो ये आस लगाए हुए है कि कल ट्रंप बोल देंगे कि इमरान खान को अब छोड़ दीजिए, तो आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ जो है वो मतलब उनको बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ पे एक डेलीगेशन आता है, वो बात भी नहीं करता है पीटीआई के लोगों को, क्योंकि आपको याद होगा कि अमेरिका ने तो बहुत सारी लोगों को निकाला है यहाँ से। खुद नवाज शरीफ को जो है वो मुशर्रफ के जमाने में वो बंद थे, तो अमेरिका के इंटरवेंशन से और सऊदी अरेबिया का प्लेन आया था और उनको लेकर के सऊदी अरेबिया चला गया था। तो ये एक बड़ा अजीब सा वहां पर ये है, वो खुद ही फंसाते हैं, खुद ही रेस्क्यू करते हैं। इसी तरह से उसी तरह से मुशर्रफ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये खेल चलता रहता है। अब लेकिन एक बात यह है कि ट्रंप चूंकि खुद बिजनेसमैन है तो उन्हें जहां से बिजनेस मिलेगी, और खदान वाला मामला हो तो भाई वो तो ग्रीनलैंड भी लेने के चक्कर में है, कहां जमीन से सारे खजाने निकाल करके अपनी जेब में रखना चाहते हैं। तो खैर, अब बांग्लादेश और इंडिया वाली खबर पर चलते हैं। क्या कुछ है, हमारे पास वक्त कम रह गया। ये बांग्लादेश नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है, उन्होंने अभी क्या हुआ था कि इस खबर को समझने के लिए, अभी पिछले हफ्ते हमने खबर दिया था कि इंडिया ने जो पोर्ट्स हैं और एयरपोर्ट्स हैं उसको ट्रांजिट, जो बांग्लादेश के गुड्स आते थे इंडियन पोर्ट्स के को यूज करके और मतलब एयरपोर्ट को यूज करके, और नेपाल, म्यांमार, भूटान, यहाँ वो अपने गुड्स भेजते थे, तो उसको उन्होंने बंद कर दिया। इंडिया ने एक ऑफिशियल सर्कुलर इस्तेमाल किया था। तो शायद इसी रेसिप्रोकल गेस्चर में बांग्लादेश ने, जो इंडिया से यार्न जाता है बांग्लादेश के अंदर थ्रू लैंड रूट, उसमें 3 या 4 लैंड रूट है, बेनापोले, बोमरा, सोना मस्जिद और बंगला बंदा, ये सब जो है वो बुरमियारी, कुछ इस तरह की कोई एक लैंड पोर्ट्स हैं, यहाँ से जो है वो इन सबको उन्होंने क्लोज कर दिया है। बांग्लादेश ने ऑर्डर दिया है उनके बांग्लादेश के नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कि यहाँ से कोई भी इंपोर्ट इंडिया का यार्न का नहीं होगा, और ये नोटिफिकेशन उन्होंने इशू कर दिया है। ये लास्ट संडे को ही हुआ था।
और ये जो है उसी का शायद रेसिप्रोकल गेस्चर है, लेकिन उन्होंने कोई रीजन नहीं दिया। इंडिया ने जो रीजन दिया था बंद करने का, वो कंजेशन का रीजन दिया था। वो ये नहीं कहा था कि हमने बांग्लादेश को पनिश करने के लिए ये किया है। और वो जब यूनुस साहब ने चाइना में कह दिया कि 7 स्टेट्स जो है जो नॉर्थ ईस्ट के हैं वो तो अधीन है बांग्लादेश के, या हम जो है ओशियन के गार्जियन है, तो उस पर यही अभी चल रहा है जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वक्त हमारे पास बहुत ही कम रह गया है। ये चिन्मया मिशन वाला मामला क्या है बांग्लादेश में? वो भी काफी दिलचस्प है, उसमें क्या कुछ है? जी, इसको समझने के लिए आपको याद दिला दें कि चिन्मया के जो मतलब जो मिशन के जो एक साहब थे, वो मतलब उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया था बांग्लादेश में देशद्रोह के। वो जो हसीना वादी जब उनका कृष्णदास को जी, हाँ, और वो जो कृष्णदास उनका नाम है, तो वो जो दंगे हुए थे, और उसमें याद होगा कि अवामी लीग पर या हिंदुओं पे जो है वो मतलब हमले हुए थे। तो उसी हमले के मुखालिफ में ये जो कृष्णदास हैं ये खड़े हो गए थे, और इन्होंने बांग्लादेश की फ्लैग को फाड़ दिया था पब्लिक व्यू में, और उसके बाद जो है भगवा झंडा जो है वहां लगा दिया था, जिसके बाद जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया था, और उनपे जो है मुकदमा अभी भी चल रहा है। अब उसके लिए एक लॉयर जो है वो खड़ा हुआ था, वो मुस्लिम लॉयर है, उसका नाम है सैफुल इस्लाम अलिफ, जो के कृष्णा दास के बेल के लिए गया था, मतलब कोर्ट के अंदर कि इनको बेल मिल जाए। कोर्ट ने वो बेल इनकार कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो कोर्ट से बाहर निकला तो बहुत सारे लॉयर ने, उस वक्त लॉयर कहलाया जाता था, आइडेंटिटी उसकी रिवील नहीं हुई थी, उसको उन्होंने लिंच कर दिया। जो कृष्णदास का जो लॉयर था वो मर गया, और वो मतलब और वो मुस्लिम था, वो एक हिंदू के लिए मतलब जिसने देश में विद्रोही का काम किया था उसके लिए वो वकालत कर रहा था। तो इन लोगों ने मार दिया उसको। तो उस टाइम ये खबर जो है, बात तो सामने आई थी तो लोगों ने मतलब इसको पर्सपेक्टिव नहीं लिया। तो अब जो खबर आई है, जो हम आपसे बयान कर रहे हैं कि कोर्ट ने एक 70 लॉयर को ढाका के अंदर अरेस्ट करने का वारंट इशू कर दिया है, और ये 70 लॉयर जो हैं ये अवामी लीग के सपोर्टर हैं ये लॉयर, और इन्हीं लोगों ने उसको मतलब लिंच किया था, उसको मारा था पब्लिक व्यू में, मॉब वायलेंस। और अब ये सामने खुल के आ रहा है कि ये 70 लोग जो अवामी लीग के सपोर्टर थे ये हिंदू थे। अच्छा अच्छा, इसलिए अब ये कौन एक मुसलमान को मारा, क्योंकि ये मुसलमान गया था वोट लेने के, उससे बेल कराने के लिए, ये बेल नहीं करा सका, ये बेल नहीं करा सका कृष्णदास का, तो इन लोगों ने मिलकर उसको मार दिया रोड पे। तो अब इसकी खबर यही है कि ये जो 70 लॉयर हैं इनके ऊपर जो है वो इनको अरेस्ट वारंट हो गया है। तो इसमें 9 जो विमेन लॉयर हैं उनको इमीडिएटली बेल ग्रांट कर दिया गया है। एक जो है इनके संगठन का हेड है, उसको भी उन्होंने जो है बेल दे दिया है। बाकी लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया है। और उसके बाद तो ये केस जो है, ये केस जो लेके आए थे वो उनका भाई है, वो जो लॉयर थे अलिफ, उनका जो लॉयर है उसका नाम है खाने आलम। वो ये केस अपने भाई के मरने के, लिंचिंग के ऊपर उन्होंने जो है ये केस दाखिल किया था, मतलब ढाका हाई कोर्ट में। तो वहां पे जो है ये उसको सुनने के बाद जो है ये फैसला हुआ था जी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारे पास वक्त बिल्कुल कम है। श्रीलंका वाला जो डिफेंस डील है उसके बारे में और बात हो जाए और फिर हम इसको क्लोज करेंगे, क्योंकि वक्त बहुत ही कम है हमारे पास। जी 2 खबरें हैं, एक तो नेपाल की भी खबरें बता दूंगा मैं, और श्रीलंका की बता दूंगा। श्रीलंका की बड़ी छोटी खबर है, अभी पिछले हफ्ते 3 दिन जो है वो मोदी साहब अपने पूरे गाजा बाजा के साथ और 3 दिन रहने के लिए वहां श्रीलंका गए हुए थे। और उसमें एक बहुत बड़ा जो बिंदु है जिसपे कि उनका कॉपरेशन हुआ था वो है डिफेंस डील। तो डिफेंस डील में इंडिया चाह रही थी कि यहाँ जो उनका तेजास करके जो उनका फाइटर एयरक्राफ्ट है उसको वो बेचना चाह रहे थे श्रीलंकन गवर्नमेंट को, जिसमें उन्होंने कहा कि ठीक है इसको हम कंसीडर करेंगे और इसको हम देखेंगे और उसके बाद हम रिस्पॉन्ड करेंगे। तो अब ये खबर ये आ रही है कि श्रीलंका ने उसको रिजेक्ट कर दिया उनके आने के बाद, और श्रीलंका ने कहा कि हम कोई मतलब सौदा नहीं करेंगे किसी नए मतलब एयरक्राफ्ट का। और उनके पास इजराइल का बना हुआ 5 जेट एयरक्राफ्ट है जो कि मतलब उनके अपने सिक्योरिटी के लिए, अपने मतलब उसके लिए है। उसको वो कह रहे हैं कि वो
फाइटर जेट एयरक्राफ्ट है, उसका नाम है किफ्र, जो इजराइल से उन्होंने लिया था पहले, उसको हम अपग्रेड करेंगे और उसके लिए उन्होंने 400 करोड़ का डील जो है वो इजरायली गवर्नमेंट से कर लिया है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ के एरोस्पेस इंडस्ट्री से कर लिया है और उन्होंने कहा कि इसी से हम खुश हैं, हम इसी को अपग्रेड कर लेंगे। तो ये बड़ी खबर है कि मोदी साहब तो बहुत मतलब आस लगाए बैठे थे कि हमारा इतना धंधा होगा वहां पे, इतना ये होगा, तो वो नहीं हो पाया। हर मुल्क अपनी अपनी सोवरेनिटी रखता है। अच्छा मुस्तफा साहब आखिरी खबर हम वो लेना चाहते हैं। चीन ने जो मानसरोवर तीर्थ यात्रियों के लिए जो कुछ उन्होंने फैसला लिया है, वो भी मैं समझता हूं हमारे दर्शक जो हैं उनको मालूम होना चाहिए। जी देखिए, पहले चीन के मानसरोवर का पहले खबर ही बता दें, उसके बाद बैकग्राउंड बताएं कि मानसरोवर यात्रा जो है वो हर साल वो जाता है तिब्बत, और वो तिब्बत जाने का रास्ता जो है वो उत्तराखंड से जो लगा हुआ पहाड़ी है, लीपू लेक का रास्ता है, वहां से एक टनल है और उस टनल के इस पार जो है इंडिया है, उस पार जो है वो चाइना है। और कई बार चाइना ने कोशिश भी की है कि टनल से घुस जाए यहाँ, और वही एक रास्ता है, वो एक समझ लीजिए कि रैट होल है, जिससे कि आप अंदर जाएंगे और उस पर जाएंगे तो तिब्बत पहुंच जाएंगे और चाइना के इसमें आएंगे। और वहां जाने के बाद वहां से कुछ दूर, मतलब उस टनल के उस पार जाने के कुछ दूर आपको कैलाश पर्वत दिखाई पड़ेगा, जो कि इंडिया के लिए शिव भगवान की का तीर्थ यात्रा है। उसी पे उन्होंने कैलाश पर्वत पर उन्होंने जो है मतलब अपनी प्रार्थना की थी और अपना वो लगाया था। तो कैलाश पर्वत और डमरू और शिव भगवान, ये सब जो है वो आइकॉन है इंडिया के। और वहीं उन्हें वहां पे जो है एक लेक है, वो मानसरोवर लेक है, कैलाश मानसरोवर लेक कहलाता है, जहां पे इंडिया के जो श्रद्धालु हैं वो माउंटेन पीक पे तो नहीं जाते हैं, बल्कि उनके लिए वहां नहा लेना उस मानसरोवर में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि कुंभ मेला में जो है वो अपने ये करते हैं। तो ये यात्रा जो है ये काफी टाइम से चला हुआ था और ये अभी खुला, ये पहले तो था ही था, मतलब जब तिब्बत था, लेकिन जब चाइना ने उसको कंट्रोल कर लिया उसके बाद से इस पे कंट्रोल हो गया था। और फिर बहुत सारे नेगोशिएशंस के बाद 70s 80s 90s के बाद जो है ये चाइना ने एग्री किया कि अच्छा ठीक है, हम इंडिया को मतलब हम, तो इसके लिए जो है एक ये यात्रा है, ये प्राइवेट यात्रा नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो यात्रा कराती है। और एक साल पहले इसकी बाकायदा नोटिफिकेशन होती है कि अगर आपको यात्रा में जाना है तो उसमें एक क्राइटेरिया है कि आप 50 साल से नीचे हो, क्योंकि वो माउंटेन ट्रेकिंग की बात होती है। और आपके हर नब्ज, हर मतलब इसका जो है डॉक्टर का जो है आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि आपकी किडनी ठीक है, आपका लंग्स ठीक है, आपका ये ठीक है, वो ठीक है, क्योंकि ये बड़ी गुरिलिंग यात्रा है। और इसमें क्या है कि पैदल चलना होता है लोगों को, मतलब कई मील, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर। अब इसमें जो खास बात यह है कि इंडिया ने इसको फैसिलिटेट करने के लिए उस टनल तक एक बाकायदा पिच्ड रोड बना दिया है, जो कि मतलब वहां तक आप टनल तक जो है जा सकते हैं। और वो लीपू लेक का एरिया है, वो इंडिया और नेपाल का झगड़ा है। नेपाल कहता है कि लीपू लेक हमारा मतलब टेरिटरी है, आप हमारे जबरदस्ती कब्जा किए हुए। इंडिया कह रहा है कि नहीं, हमारा लगा। और लीपू लेक को अगर आप क्रॉस नहीं करेंगे, उसके ऊपर एक पुल बना दिया इंडिया ने जो कि टनल तक ले जाता है। अब यहां तक तो ठीक है। अब इन्होंने, इंडिया ने इसलिए किया है कि जो तीर्थ यात्री हैं इनको 100 किलोमीटर चलना पड़ता था पहले, और कोई गाड़ी वगैरह नहीं थी। अब इंडिया जो है, गवर्नमेंट जो है वो गाड़ी प्रोवाइड कर रही है उत्तराखंड के किसी पॉइंट से, जहां वो लेके जाएगी इनको गाड़ी तक और वहां उतार देगी। और फिर टनल जो है पूरा, वो लंबा टनल है, वो 1-2 किलोमीटर का टनल नहीं है, वो कई किलोमीटर का टनल है, जिसके अंदर वो इंडियन आर्मी या जो भी कुछ स्कॉट्स वगैरह है वो लेकर के आपको उस पार कराएंगे। फिर उस पार जो है आपको चाइना के जो लोग हैं वो आपको रिसीव करेंगे। और फिर ये काफी महंगा, ये जैसे हज पिलग्रिमेज होता है, इसमें सब्सिडी मिलती है इनको। तो ये बड़ा, और ये जितने भी अभी जो भी कुछ हुए हैं मतलब इंडिया और चाइना के बीच में, यही एक चीज थी जो बंद नहीं हुई थी। और ये बंद हुई थी मानसरोवर यात्रा, क्योंकि तीर्थ यात्री वहां जाते हैं तो उसको उन्होंने खोल करके रखा था और अब फिर से उन्होंने खोल दिया है। जब कोरोना वाला मामला हुआ था तो मीटिंग है,
इसी जी 21 अप्रैल को इसकी मीटिंग है और हो सकता है ये जून में यात्रा शुरू होती है, तो हो सकता है कि इस जून से जो है शुरू भी हो जी जाए। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब। आप तमाम खबरें एक साथ सारे इन मुल्कों की डिस्कस करते हैं और हमारे बहुत से दर्शक काफ़ी पसंद करते हैं। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ऐसा कोई इस किस्म का किसी चैनल पर कोई प्रोग्राम नहीं है जिसमें इतने मुल्कों की खबरें आपको एक साथ मिलती हों। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्तबा साहब, आप हमें समय दे देते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।